हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल, आपके चैनल, हम सबके चैनल केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। डियर फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 4 करने वाले केमिकल बॉन्डिंग का। और आज हम लोग करेंगे वेस्फर थ्योरम एंड बेंट रूल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आप लोग बचपन से आप लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन सारा क्वेश्चन मैंने बताया है। केमिकल बॉन्डिंग में बहुत कुछ नहीं है ऐसा जो नया पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर सीखने हैं आपको नए कॉन्सेप्ट जो आप जूनियर क्लासेज में नहीं सीख पाए थे, यहाँ पर आपको या वहाँ पर आपको नहीं सिखाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं होती कि आप टॉपिक को सीखो, टॉपिक तो आप लोगों को सब पता है। यहाँ पर जो इसके जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सीखना होता है, उनके जो लॉजिक्स होते हैं उनको सीखना होता है। तो डियर स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। आज का टॉपिक हमारा केमिकल बॉन्डिंग, लेक्चर नंबर 4, वेस्पर थ्योरी एंड बेंट रूल। ठीक है, वेस्पर थ्योरी का जो फुल फॉर्म है आप सभी को पता होगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, यही होता है ना फुल फॉर्म। वेस्पर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वेस्पर का फुल फॉर्म होता है आपको वैलेंस शेल, ये वाला सेल नहीं होगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, सबको पता है। इसमें क्या टाइम वेस्ट होना। देखिए, वेस्पर थ्योरी का मतलब है ये, यहाँ पर वेस्पर थ्योरी बेसिकली क्या कहता है कि अगर कोई एटम है, ठीक है, मान लो कोई एटम है इस तरह से x, और इसके साथ मान लो कि दो मैंने बॉन्ड पेयर लगा दिए y, ठीक है, और फिर यहाँ पर दो लोन पेयर भी मैंने लगा दिया। अब अगर दो लोन पेयर लगा दिए तो अब यहाँ पर क्या होगा कि भाई साहब यहाँ पर आपको देखो, ये जो होगा इसके बीच रिपल्सन ज़्यादा होगा। अब बोलो सर पता है, फिर मैंने उसके बाद बोला इसका रिपल्सन इसके बीच आएगा, बोलो वो भी पता है, और लास्ट में रिपल्सन इसके बीच आएगा। यानी कि आपको कह सकते हैं कि बॉन्ड पेयर के बीच जो रिपल्सन होता है, ठीक है, वो सबसे कम होता है। यानी कि ये बॉन्ड पेयर, इससे ज़्यादा जो रिपल्सन होता है वो होता है बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच, और उससे ज़्यादा जो रिपल्सन होता है वो होता है लोन पेयर के बीच। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है वो लोन पेयर के बीच सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है यहाँ पर, क्योंकि दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही फ्री ऑर्बिटल होते हैं, बॉन्डेड नहीं होते हैं। और अगर बॉन्डेड नहीं तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होंगे, वो ज़्यादा फ्री होंगे। अब ये बात खुद सोच के देखो ना, आपके मान लो कि जैसे एक ये आप हो, ठीक है, ये मान लो आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, ये आप हो, और मान लो यहाँ पर क्या हुआ ना कि यहाँ पर जो है एक सिचुएशन ये है कि यहाँ पर जो है वो दो भैंसे जो है, भैंसे समझते हो ना, बिल्कुल मारने वाले जो वो जो ये होते हैं, ठीक है ना। मेरी वीडियो बहुत अच्छी नहीं, मतलब मेरी पेंटिंग बहुत ख़राब है, ठीक है ना। ये मान लो कि दो जो है ये क्या है, ये दो भैंसे हैं, मतलब सांड है, सिंग उठा के देखो, है ना, ये बिल्कुल गंदे वाले। तो इसके बीच से गुजरने, ये बंधे हुए नहीं है, तो आपको इसके बीच से गुजरने में क्या होगा, बहुत डर लगेगा, क्योंकि ये दोनों ही क्या हुआ है, छुट्टे हुए, ये पता चलेगा ठोक देंगे आपको काफ़ी ज़्यादा, ये खुद भी भिड़ जाएंगे। ये पहली सिचुएशन बहुत खतरनाक, क्योंकि दोनों खुले हुए। दूसरी सिचुएशन में क्या हुआ कि इसको हमने बांध दिया, इसको हमने क्या किया, खुटे में बांध दिया यहाँ पर, तो फिर भी एक फ्री है, रिपल्सन तो हो रहा है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि हमने इसको भी बांध दिया। ठीक है, तीसरी सिचुएशन, ये सबसे आसान सिचुएशन है, आप आराम से 20 से जा सकते हैं। तो वही वाली बात है, जब बॉन्ड पेयर होगा इसके बीच का रिपल्सन सबसे कम होगा, फिर बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच का रिपल्सन, और सबसे ज़्यादा जो रिपल्सन होगा वो कहाँ होगा, तो लोन पेयर के बीच सबसे ज़्यादा रिपल्सन होगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग बोलेंगे ठीक है सर, ये चीज़ तो आप लोग बचपन से पढ़ा के रखे ही थे। एक क्वेश्चन यहाँ पूछ दिया, एक क्वेश्चन पूछ दिया, पता है पूरा सबका दिमाग खराब कर दिया। क्या क्वेश्चन था, देखिए, इसमें लिखा हुआ था H2O हैज़ 105 डिग्री बॉन्ड एंगल। ठीक है ना, कोई बॉन्ड कोई लिखता है 104.5, कोई लिख देता है 105। ठीक है, इसमें लिखा इट हैज़ ऑप्शन 1 लोन पेयर, ठीक है, ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर, ये ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन था लोन पेयर इक्वल टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर और ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। तीसरा ऑप्शन है लोन पेयर इक्वल टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर इक्वल टू बॉन्ड पेयर। चौथा ऑप्शन है बॉन्ड पेयर ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर और ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर लोन पेयर। ठीक है, चलो इस टाइप से, सॉरी लोन पेयर दिया हुआ था। ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है CSIR का, कि वही आपको जो वाटर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वाटर का बता दिया कि हाँ भाई बॉन्ड एंगल जो है 105 डिग्री है, कहीं 104 भी लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर लिख दिया 104.5 के बदले 105 डिग्री बॉन्ड एंगल। और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि अगर 105 डिग्री का बॉन्ड एंगल, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिपल्सन कहाँ पर होगा। आप पता है क्या करोगे, आप सभी लोग यहाँ लगाओगे टिक,
आप सभी लोग इस पर टिक लगाओगे यहाँ पर और सब लोग गलत हो जाओगे। बोले सर ऐसे कैसे होता है, क्या सेकंड वाला होगा? बोले नहीं। ठीक है, ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है, ये भी नहीं होगा, आंसर ये होगा। आप बोले सर क्या बात कर रहे हो सर, आप बोल रहे हो सर अभी तुरंत आपने अभी जस्ट 1 मिनट पहले अभी आपने पढ़ाया सर वेस्पर थ्योरी कि लोन पेयर का रिपल्सन सबसे हाईएस्ट होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर और सबसे लास्ट है बॉन्ड पेयर। और अभी आप तुरंत अपनी ही बात से पीछे पलट रहे हो सर कि बॉन्ड पेयर मतलब लोन पेयर इक्वल टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर इक्वल, ऐसे कैसे सर? बिल्कुल ऐसा ही होगा, ठीक है, ऐसा ही होता है। अब उसके पीछे रीजन समझिए, इसके वर्ड में बताइए। देखिए यहाँ लिख दिया है क्लियर कि H2O हैज़ बॉन्ड एंगल 105 डिग्री। H2O बनने के प्रोसेस में नहीं है, H2O बना हुआ है। H2O जो है वो बनने के प्रोसेस में नहीं है, H2O बना हुआ है। और अगर H2O बना हुआ है बच्चे लोग, इसका मतलब H2O ऐसा है, H2O सेट हो चुका है। देखो कायदे से H2O का बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? एक्सपेक्टेड होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट 7 सेकेंड। सोचो कि वाटर का जो बॉन्ड एंगल था एक्सपेक्टेड है 109 डिग्री, मतलब 109 डिग्री 28 मिनट 7 सेकेंड, लेकिन है नहीं। कितना पहुंच गया? 105 डिग्री। भाई जब 105 डिग्री पहुंच ही गया है, इसका मतलब इसने खुद को बैलेंस कर लिया है। सोचो ये तो खुद को बैलेंस कर चुका है, और अगर ये बैलेंस कर चुका है इसका मतलब इसके और इसके बीच का रिपल्सन क्या हो चुका है? इक्वल हो चुका है ना। वो तो बच्चे लोग समझो बात को, वो तो बनने के ड्यूरेशन में ना दबाया गया, ऊपर से ऐसे करके दबाया गया, ऐसे लोन पेयर ने दबाया बॉन्ड पेयर को। यही आप लोग पढ़े हैं ना, जब लोग जूनियर क्लास में क्या पढ़ते हैं? लोन पेयर बॉन्ड पेयर को क्या करता है? दबाता है। तो वो तो दबा चुका है, बॉन्ड एंगल हो चुका है 105 डिग्री। तो अब काहे का रिपल्सन? अब तो रिपल्सन क्या हो गया? तो रिपल्सन इक्वल हो गया। तो देखिए ऐसे करके कंफ्यूज कर देगा आपको, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आप समझिएगा बात इसको। देखिए सपोज कीजिए कि ये देखिए ये आपका वाटर का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये वाटर है, मान लीजिए ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन और ये मान लीजिए 2 लोन पेयर है, ठीक है। अब अगर ये वाटर का स्ट्रक्चर है, ठीक है, देखो अभी ये नॉर्मल है नहीं, ये क्या करेगा? लोन पेयर दबाएगा इसको ऊपर से। लोन पेयर जब इसको दबाएगा तो क्या होगा? ये नीचे की तरफ दबेगा। अभी जब हो चुका है ऐसा, इसका मतलब यहाँ रिपल्सन यहाँ रिपल्सन सब क्या हो चुके? इक्वल हो चुके हैं ना, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पर क्या था कि ये था वाटर। सबसे पहले हम एग्जांपल की बात करते हैं। सबसे पहले बेसिक एग्जांपल हम लेते हैं, कौन? CH4। देखो ये कौन हो गया हमारा? ये हो गया CH4। देखो CH4, यहाँ पर सारे एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं है, इसलिए वेस्पर थ्योरी की बात यहाँ पर नहीं आएगी। यहाँ सारे बॉन्ड एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे, कोई किसी से ना छोटा ना किसी से बड़ा। देखो ये CH4, इसमें क्या करते हैं? एक आपको हाइड्रोजन हटा के एक लोन पेयर जोड़ देते हैं। अब ये क्या हो गया? अमोनिया। क्या हो गया? अमोनिया। तो ये अमोनिया क्या करेगा? यहाँ से इस पर अटैक, इस पर दबाव बनाएगा और ये क्या होंगे? नीचे की तरफ सिकुड़ जाएंगे। देखो आपको पता है कि जहाँ पर जो हमने CH4 पढ़ा, CH4 का बॉन्ड एंगल एक्यूरेटली 109 डिग्री 28 मिनट 7 सेकेंड था। लेकिन जैसे हम NH3 में आते ये बॉन्ड एंगल घटने लगा। देखो उसने दबाया, इस लोन पेयर ने क्या किया? दबा दिया। हाँ, दबने के बाद फिर सारे इक्वल हो गए, सारे रिपल्सन इक्वल हो गए। लेकिन जब ये दबा दिया, अब ये बॉन्ड एंगल कितना था? पहले 109 डिग्री था, अब ये बॉन्ड एंगल घट के कितना हो गया? 107 डिग्री हो गया, 107 डिग्री। कितना हो गया ये 107 डिग्री हो गया। और हमने क्या किया? इसमें से एक और लोन पेयर हटा दिया, मतलब एक और हाइड्रोजन हटा दिया और एक और लोन पेयर लगा दिया, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? अब ये वाटर बन गया। अब वाटर बन गया तो इसने क्या किया? इसका बॉन्ड एंगल और घट गया, ये 104.5 डिग्री या 105 डिग्री, या मतलब समझ रहे हैं 104.5 लिखिए या 105 लिखिए, तो इतना के आसपास ये जो हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब यहाँ से बात आगे बढ़ानी पड़ी। प्यारे बच्चे तुम रिलैक्स हो जाओ, यहाँ से बात हमें आगे बढ़ानी पड़ेगी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री बाय सिद्धांत आपके लिए लेकर आया है कोर्सेज फॉर ऑल PGT एंड UPHESC एडवर्टीजन नंबर 51 के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज। डियर स्टूडेंट्स, इन 2 बैचेज में आपको कंप्लीट केमिस्ट्री का कोर्स करवाया जाएगा। UP PGT के लिए जो बैच है उस बैच की फ़ी 2500 रुपीज़ है, ठीक है। जबकि जो बैच आपको UPHESC एडवर्टीजन नंबर 51 के लिए है, इसकी जो फीस है वो आपको टोटल 3100 रुपीज़ है। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ आपको कंप्लीट असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर पाएँ। डियर स्टूडेंट, ये एक डेडिकेटेड कोर्स है जहाँ पर आपको कंप्लीट केमिस्ट्री आपको दी जाएगी और आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवाया जाएगा ताकि आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके और गवर्नमेंट जॉब ले सकें। डियर स्टूडेंट्स, आपको बस कुछ नहीं करना है, हमारे केमिस्ट्री बाय सिद्धांत एप्लीकेशन को हमारे प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, या आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाला हुआ है, उस लिंक से भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। केमिस्ट्री बाय सिद्धांत ऐप को डाउनलोड करें, लॉगिन करें और लॉगिन करके आप इसके स्टोर सेक्शन में जाकर, आप इसके स्टोर सेक्शन में जाइए और स्टोर सेक्शन में जाकर या कोर्स सेक्शन में जाकर आप इन दोनों बैचेज को आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये UP PGT या राजस्थान PGT के लिए और ये UPHESC एडवर्टीजन नंबर 51 के लिए। डियर स्टूडेंट्स, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलेगी। आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और गवर्नमेंट जॉब ले लेनी है।
हमारे पास तीन चीज़ें हैं यहाँ पर, चलो देखो हमारे पास तीन चीज़ें हैं। जैसे हमारे पास एक तो हो गया CH4 है ना, एक हमारे पास क्या हो गया CH4 हो गया, दूसरे हमारे पास क्या हो गया NH3 हो गया, और तीसरा हमारे पास क्या हो गया, तीसरा हमारे पास H2 हो गया। देखो है ना, एक CH4 दूसरा NH3 तीसरा क्या हो गया हमारे पास H2 हो गया। देखो यहाँ पर कोई रिपल्सन है नहीं, यहाँ पर कोई क्या हो गया रिपल्सन है नहीं, सारे बॉन्ड इक्वल है एक दूसरे के। ठीक है, यहाँ पर सारे बॉन्ड क्या हो गया इक्वल है, क्योंकि बॉन्ड एंगल भी इक्वल है, कोई रिपल्सन किसी तरह का नहीं है। इक्वल अगर रिपल्सन है भी तो सब में इक्वल रिपल्सन है। यहाँ लोन पेयर ने क्या किया, इन सबको दबा दिया, सबको दबाया तो क्या हो गया बॉन्ड एंगल घट गया। यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ भी इसको दबाया, यहाँ पर इधर, तो इसने क्या हो गया यहाँ भी बॉन्ड एंगल क्या हो गया घट गया। ठीक है, अब सोच के देखो कि यहाँ बॉन्ड एंगल क्या हो गया, यहाँ बॉन्ड एंगल कम है। अगर बॉन्ड एंगल कम है, देखो यहाँ बॉन्ड एंगल और कम हो गया, और यहाँ बॉन्ड एंगल क्या हो गया और भी कम हो गया। यहाँ बॉन्ड एंगल मान लो 109 डिग्री 28 मिनट 7 सेकंड था, यहाँ बॉन्ड एंगल क्या था कितना हो गया, यहाँ बॉन्ड एंगल घट के गया 107 डिग्री, यहाँ बॉन्ड एंगल घट के कितना हो गया 105 डिग्री 105 डिग्री, या कह सकते हैं 104.5 डिग्री। अब अगर बॉन्ड एंगल घट के यहाँ पर इतना कम हो चुका है, तो इसका मतलब ये है भाई साहब कि यहाँ पर जो परसेंटेज एस कैरेक्टर, आपको पता है परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है, जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा, क्योंकि एस क्या होता है राउंड होता है ना, तो एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड एंगल भी उतना ज़्यादा होगा। तो एंगल यहाँ ज़्यादा है, इसका मतलब परसेंटेज एस यहाँ ज़्यादा है, यहाँ परसेंटेज एस क्या हो गया कम हो गया, यहाँ परसेंटेज एस क्या हो गया और भी ज़्यादा क्या हो गया कम हो गया। समझ रहे हो, यहाँ परसेंटेज एस क्या हो गया और भी ज़्यादा, यहाँ पर क्या हो गया कम हो गया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एस का कैरेक्टर ज़्यादा है, यहाँ एस कैरेक्टर कम है, और यहाँ एस कैरेक्टर और भी कम है, क्योंकि बॉन्ड एंगल घटता चला गया। इसका मतलब एस कैरेक्टर भी क्या हो गया, आपको एस कैरेक्टर भी यहाँ पर घटता चला गया। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर, ये गौर से देखिए, ये रहा NH3 अमोनिया, ANH3 PS3 ASH3, ठीक है SBH3। आप बोलो सर ऊपर से नीचे आने पर बॉन्ड एंगल का क्या होगा, बोले क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बॉन्ड एंगल बड़ा होता जाएगा, क्योंकि जो सेंट्रल एटम है वो छोटा से क्या हो जाएगा, वो बड़ा होता जाएगा। और अगर सेंट्रल एटम बड़ा होता जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो अगर न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा तो बॉन्ड में जो आपको जो रिपल्सन होना चाहिए वो रिपल्सन प्रॉपर नहीं होगा, और ये क्या होने लगेंगे, तो ये आपको ट्रायगोनल शेप में आने लगेंगे ये पूरी तरह। जैसे जैसे आप टॉप टू डाउन बॉटम जाओगे, इनके शेप कैसे होने लगेंगे, ये ट्रायगोनल शेप में आने लगेंगे, ट्रायंगुलर शेप में, यानी फ्लैट शेप में आएगा। बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ये बॉन्ड एंगल बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच जाएगा, 120 डिग्री के आसपास पहुँच जाएगा, जबकि यहाँ बॉन्ड एंगल कितना था 107 डिग्री था। लेकिन जैसे जैसे नीचे जाते हैं ये क्या होता है, फ्लैट होता जाता है। आपको पता नहीं कि टॉप टू बॉटम जैसे जैसे जाएगा, चलो होता है क्या है कि न्यूक्लियस से एटम दूर हो गया। जब एटम दूर हो गया तो उनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। तो फिर क्या हो जाएगा, वो फ्लैट हो जाएंगे पूरी तरह से। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे इस तरह से, वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स में भी कि टॉप टू जब हम डाउन साइड के जो हमारे पास एटम होते हैं, देखिए इसको एक्सप्लेन करना भी अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन डाउन साइड के जितने एटम होते थे, याद कीजिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो कोई भी टेट्राहेड्रल शेप में नहीं बनाता था, वो क्या बना, स्क्वायर प्लेनर शेप बना देता है। ठीक है, जब भी कोई डाउन की तरफ जाता है तो डाउन की तरफ जाने वाले क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर शेप बना देते हैं, स्क्वायर पिरामिडल शेप बना देते हैं। लेकिन वो टेट्राहेड्रल टाइप के शेप नहीं बनाते हैं, वो हमेशा मैक्सिमम बॉन्ड एंगल को क्या करते हैं, वो मतलब फ्लैट सरफेस वाले बॉन्ड बनाते हैं, फ्लैट। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ठीक है, हम लोग अब यहाँ से आगे बढ़ जाएं। ये सब करने के बाद अब देखिए, जैसे कि आपके पास कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, एक बार आप लोग देख लीजिए। जैसे हमने लिया है OH2 और एक और लिया है OF2। ठीक है, अब हमें पूछना है कि भाई साहब इन दोनों में बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा, और एक और ले लेते हैं OCl2। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, निकल के सामने आएगा अभी। देखो इतना तो डैम श्योर है कि भाई सब में लोन पेयर है, इसमें कोई सब की बात नहीं। लोन पेयर जो है वो क्या है, दो लोन पेयर सब में है, इसलिए वेस्पर थ्योरी नहीं लगेगा यहाँ पर। यहाँ वेस्पर थ्योरी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा वेस्पर थ्योरी, क्योंकि वेस्पर थ्योरी तो तब लगता है ना जब हमारे पास लोन पेयर के नंबर ज़्यादा या कम होते हैं। वेस्पर थ्योरी तो क्लियर बोल चुका है कि भाई लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम बॉन्ड पेयर। यहाँ बात नहीं है, बात यहाँ ये है, देखो होता है क्या है कि जैसे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिगिटी हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिगिटी कितनी है 2.1, ऑक्सीजन कितनी होती है 3.5। तो ये क्या करता है ऑक्सीजन, ये जो है ना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। देखो ये क्या करेगा ना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, यहाँ खींच लेगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींच के यहाँ रख लेगा। और चूंकि जब इलेक्ट्रॉन नज़दीक आ जाते हैं तो इनके बीच क्या होता है, रिपल्सन होने लगता है। इनके बीच क्या होने लगता है, रिपल्सन होने लगता है। और अगर रिपल्सन होगा तो ये क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। OF2 में देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कितनी है 3.5, जबकि फ्लोरीन क्या है 4 है।
दोनों ही पावरफुल है, ये 3.5 है और ये 4 है, दोनों ही पावरफुल है। इसलिए इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना दाएं जाते हैं ना बाएं जाते हैं, बिल्कुल लगभग बीच में रह जाते हैं। इनके इलेक्ट्रॉन कहाँ रह जाते हैं? लगभग बीच में रह जाते हैं। जब बीच में रह जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये खींच लिया, फ्लोरीन भी खींचा, ऑक्सीजन भी खींचा, इवन कि ज़्यादा ये फ्लोरीन की तरफ ही शिफ्ट होंगे, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अब चूंकि दूर दूर हो गया तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन क्या हो गया? कमजोर पड़ गया, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन क्या थे? ज़्यादा थे। इसका मतलब बॉन्ड एंगल ज़्यादा कहाँ होगा? यहाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन सटा के हो रहा है, जबकि यहाँ पे जो रिपल्सन हो रहा है वो क्या हो रहा है? हटा के हो रहा है। और यहाँ ऐसा सिचुएशन नहीं, अब यहाँ पर क्लोरीन का साइज इतना बड़ा हो जाता है कि लोन पेयर का कॉन्सेप्ट ही खत्म, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। यहाँ क्लोरीन के बीच का साइज इतना बड़ा हो गया कि यहाँ पर साइज के कारण रिपल्सन होगा, और सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड एंगल आएगा वो OCl2 का आएगा, उसके बाद OH2 का आएगा, और उसके बाद OF2 का आएगा। देखो ये अक्सर पूछ देता है ये क्वेश्चन, और लोग क्या होते हैं कंफ्यूज करके इन क्वेश्चंस को छोड़ के आ जाते हैं। लोग क्या करते हैं ना, और लोग OH सबसे पहले H2O को रख देते हैं, फिर OCl2 को, फिर OF2 को। कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले OCl2 फिर OF2 और लास्ट में OH2, लेकिन ऐसा नहीं है। OCl2 क्यों आगे गया? क्योंकि OCl2 जो कंसीडर किया गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं किया गया। क्लोरीन का साइज जो है, मतलब थर्ड पीरियड से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, थर्ड पीरियड में जैसे ही एंट्री लेंगे, तो वहाँ पर एटम का जो बड़ा साइज है वो मैटर करने लगेगा, और जैसे ही बड़ा साइज का एटम आया तो इलेक्ट्रॉन की बात ही छोड़ दो। अब इनके बीच ही रिपल्सन स्टार्ट हो गया। इन्हीं ने डिसाइड कर दिया, डोमिनेटिंग फैक्टर था, इन्होंने डिसाइड कर दिया कि नहीं भाई रिपल्सन के कारण इसका साइज सबसे ज़्यादा होगा। अब OH2 OF2 में इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन काम करेगा कि भाई साहब इसमें इलेक्ट्रॉन बगल से रिपल्सन कर रहा था तो ज़्यादा एंगल हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन दूर में रिपल्सन कर रहा था तो एंगल क्या हो गया? कम हो गया। इसलिए OCl2 ग्रेटर देन OH2 और ग्रेटर देन क्या हो गया आपको? OF2। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग और आगे बात करते हैं। ये जो है लगभग आप समझ याद रखना कि इसमें बॉन्ड एंगल लगभग 138 डिग्री के आसपास चला जाता है। ये जो है ना OCl2, ये बॉन्ड एंगल लगभग 138 डिग्री के आसपास चला जाता है। ये एंगल का पता है आपको 104 डिग्री के आसपास होता है, और ये OF2 का बॉन्ड एंगल और कम हो जाता है, ये 97-98 के आसपास ये इसका बॉन्ड एंगल हो जाता है। खैर हमें इस बॉन्ड एंगल के डाटा से हमें लेना देना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आपके पास कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया, कुछ एग्जाम्पल लिए, जैसे हमने लिया NCl3, NF3 और NH3, ठीक है। देखो हमने क्या लिया, NCl3, NF3, NH3। भाई साहब क्या हो गया, आपको पता है कि जैसे हमने क्या भी पढ़ा था, OCl2 सबसे ज़्यादा, उसी तरह NCl3 सबसे ज़्यादा है ना। NCl3 क्या हो गया, सबसे ज़्यादा हो गया। NH3 में क्या होता है कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच के बीच में ले आता है, जबकि NH3 में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाइट्रोजन सटा हुआ होता है। इलेक्ट्रॉन में सटा हुआ रिपल्सन होगा तो ये दूर ज़्यादा जाएगा, इसका मतलब बॉन्ड एंगल यहाँ ज़्यादा होगा। जबकि NH3 में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, खींच के नीचे की तरफ आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन दूर दूर होने के कारण रिपल्सन कम हो जाते हैं, इसलिए क्या होगा, इसका बॉन्ड एंगल कम होगा। तो NCl3, NH3 और NF3, देखो आप इसको देखना चाहते हो देख सकते हो। देखो NCl3 तो क्लियर है भाई, ये N, ये Cl, ये क्लियर है, इसमें तो कोई बात नहीं है, ठीक है, काफ़ी रिपल्सन होगा। NH3 और NH3 में क्या फ़र्क है भाई, ये रहा NH3 में इलेक्ट्रॉन बिल्कुल यहाँ पे सटा हुआ होगा, इसलिए रिपल्सन ज़्यादा होगा। क्योंकि NH3 में इलेक्ट्रॉन वहाँ नहीं सटा हुआ होगा, बल्कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, यहाँ बीच में होगा, और जब इलेक्ट्रॉन बीच में होगा तो इसके बीच रिपल्सन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिपल्सन कम हो जाएगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है, इसके जो ऊपरला क्या करेगा, ऊपरला दाब देगा पकड़ के, है ना। ऊपर जो लोन पेयर वो क्या करेगा, दबा देगा, वो तो इसके बीच लोन पेयर, तब ना इसका इफेक्ट कम हो जा रहा था ऊपर से। देखो यही रिपल्सन अंदर ही हो रहा था, ऊपर लगा इफेक्ट क्या हो, थोड़ा कम हो गया। यहाँ ऊपर ला भी दबा रहा है, और ये लोग बोला ठीक है भाई हम सिकुड़ने के लिए तैयार है, हमारे बीच रिपल्सन ज़्यादा नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीच में आ गया है, इसलिए क्या हो गया सबसे ज़्यादा NCl3, फिर NH3 और फिर क्या हो गया NF3। ओके, एक और ले लेते हैं हम लोग ये वाला तो देख ही लिए, कौन सा, ये वाला एग्जाम्पल तो देख लिए, OCl2, OH2 और OF2, ये तो देख लिए, ठीक है। लेकिन अब एक काम करते हैं, हम लोगों ने ये देखा, हम लोग सेकेंड पीरियड को देख चुके हैं, ठीक है। नाइट्रोजन को हम लोग सेकेंड पीरियड को हम लोग देख चुके हैं। इससे नीचे चलो, जैसे कि फॉस्फोरस को ले लो, PCl3 नो डाउट सबसे आगे, ठीक है, फिर PH3 और फिर PF3, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरी गुड, ये हमेशा याद रखो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये थर्ड पीरियड तक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे अब इसके नीचे जाएंगे, अब मेटेलिक कैरेक्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जो हमारे पास जो ये होते हैं ना, क्या बोलूँ मैं आपको, जो मेटलॉइड होते हैं, मेटलॉइड का कैरेक्टर स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि AsCl3, AsF3 और AsH3,
ठीक है। अब भाई साहब देखो ये एटम बहुत बड़ा हो चुका है, आर्सेनिक बहुत बड़ा है और क्लोरीन भी बड़ा है, तो बड़ा बड़ा रहेगा तो क्या होगा, रिपल्सन का दूर दूर हो जाएगा, फ्लैट सरफेस हो जाएगा, इसलिए बॉन्ड एंगल इसका सबसे ज़्यादा। AsF3 तो भाई सोचो ना, AsF3 खींच, ये सब थोड़ी पुराना वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। देखो क्यों, क्योंकि आर्सेनिक है, फ्लोरीन है। आर्सेनिक तो मेटलॉइड नेचर का होता है, मेटेलिक नेचर का होता है, तो इलेक्ट्रॉन यहीं रहेगा। आर्सेनिक खींच ही नहीं रहा है, ना वो AsF3 खींचेगा और ना AsH3 से खींचेगा। प्यारे बच्चे लोग एकदम रिलैक्स हो जाओ, समझो बात को। ये देखो AsF3 है, AsH3 है, लोग यहाँ फंसा देंगे आपको, फंसना नहीं है। देखो जैसे हमारे पास क्या हो गया, AsF3 हो गया, AsH3 हो गया। हमें एक इतना पता चल गया कि AsCl3 भाई साहब ये तो अलग है, क्योंकि यहाँ पर तो भाई एटम का साइज बहुत बड़ा है, तो इसको तो आप नहीं रोक पाओगे सबसे हाईएस्ट होने से, इसमें तो रोकना आपके हाथ में नहीं है। लेकिन AsF3 और AsH3 यानी कि जो बाकी के फ्लोरीन और हाइड्रोजन वाले थे, इसमें हम साइज कॉन्सेप्ट नहीं लगाते। इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाते थे, इसमें कॉन्सेप्ट लगाते थे इलेक्ट्रॉन का। सोचते थे भाई ये भी इलेक्ट्रॉनिक, ये भी इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन बीच में रुक जाता था। इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक था, ये इलेक्ट्रॉनिक था ही नहीं, तो ये हाइड इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाता था। लेकिन अब तो कहानी क्या हो गई है, कहानी अब यहाँ पर बदल गई है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ भाई साहब, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन यहीं रखेगा, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन यहीं रखेगा। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन तो रहा नहीं। जब इलेक्ट्रॉन रिपल्सन रहा नहीं तो क्या करेंगे, साइज रिपल्सन। तो भाई साहब फ्लोरीन का साइज तो हाइड्रोजन से बड़ा ही होता है ना। क्या, जब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन लगा ही नहीं तो फ्लोरीन का साइज लगाइए, और फ्लोरीन का साइज क्या होता है, हाइड्रोजन से तो ज़्यादा ही होता है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे आप नीचे गए फॉस्फोरस या उससे नीचे, तो फिर आपको ये आ जाएगा AsH3, मतलब AsCl3, AsF3, और यहाँ पर क्या हो गया AsH3। रीजन समझ में आया आपको, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। उसी तरह से क्या हो गया कि आपको यहाँ पर सल्फर वाला ये है, ठीक है। देखो ये रहा मेरा SCl2, SH2 और SF2, यहाँ तक तो चल जाएगा आराम से, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इससे जैसे नीचे जाएंगे, सल्फर से नीचे कौन आएगा, सल्फर से नीचे सिलीनियम आएगा। तो सिलीनियम SeCl2, SeF2 और SeH2, है ना। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए अपने, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि भाई साहब थर्ड पीरियड तक तो फिर भी हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी हाई था, क्योंकि वो नॉन मेटल थे। समझो ना, सल्फर क्लोरीन ऐसे नॉन मेटल थे, इलेक्ट्रॉन खींच सकते थे। लेकिन जैसे हम नीचे वाले के फोर्थ पीरियड में गए तो यहाँ पर हमें क्या मिला, हमें मेटलॉइड मिल गया, मेटलॉइड में भी हमें मेटेलिक मेटलॉइड मिल गई, ये सब ठीक है। जिसके कारण क्या हो गया कि इनमें इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी है नहीं। जब इलेक्ट्रॉन खींचेंगे नहीं तो सब कुछ कहाँ शिफ्ट हो जाएगा आपको, तो रिपल्सन के कॉन्सेप्ट पे सारी चीज़ें कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो सब कुछ का सब कुछ शिफ्ट हो गया रिपल्सन के कॉन्सेप्ट पे, और हमारा सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग गया। और ये इसका क्या हो गया, ये इसका ऑर्डर हो गया, ठीक है। चलिए अब इसके अलावा आप लोग 100 सवाल पूछे थे भाई साहब, जैसे कि ये देखिए C डबल बॉन्ड C, ये H, ये H, ये H, ये H, ये H। देखो आपका पता है ना ये पाई बॉन्ड है। सोचो बच्चे लोग, देखो ये जो देखो पता है ना, ये जो टॉपिक है ना बच्चे लोग, केमिकल बॉन्डिंग, ये केमिकल बॉन्डिंग थोड़ी अलग टॉपिक है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग आप लोग बचपन से बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर उन्हीं कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीट करना बड़ा मतलब पेनफुल होता है। इसलिए मैं चीज़ों को बताते के साथ क्या करता हूँ कि क्वेश्चन करवाते जाता हूँ। देखो हमारा सारा फोकस होता है क्वेश्चन के ऊपर होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप सब कुछ जानते हैं, सिर्फ क्वेश्चन नहीं जानते, क्वेश्चन आप मिस कर देंगे। देखो ये है हमारा इथीन, ठीक है। ये कौन है हमारा, ये हमारा इथीन है ना। देखो यही तो है इथीन हमारा। देखिए ये हमारा इथीन है, ठीक है। अब अगर हमारा ये इथीन है तो ऑब्वियस सी बात है, इसके बीच में ये तो क्लाउड बना हुआ है। अगर ये क्लाउड बना तो ये क्लाउड रिपल्सन क्रिएट करेगा, और बेचारा हाइड्रोजन रिपल्सन क्रिएट उतना नहीं कर पाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए हम जब बात करेंगे हाइड्रोजन इस तरह की, ठीक है, और ये बोलेंगे, इसको बताएंगे क्या, ये लिखेंगे मान लो θ1, इसको लिखेंगे θ2, इसको लिखेंगे θ3। तो हम लिखेंगे कि भाई θ1 से जो बड़ा हुआ वो θ2 और θ3 है, हम इस तरह लिख देंगे, ठीक है। देखो θ1 सबसे छोटा, θ2 θ3 क्या हो गया, इक्वल हो गए। लेकिन अब उसमें क्या लगा देंगे, इथाइल लगा देंगे। देखो अब यहाँ हमने क्या लगा दिया, हमने यहाँ इथाइल लगा दिया, इथाइल ये लगा दिया। इधर भी कुछ है तो बताओ, ये मान लो कि θ2 θ3 और ये θ1, इस पर क्या हो जाएगा, इस पर θ1 सबसे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इथाइल के बीच क्या हो गया, रिपल्सन हो गया। अरे भाई यहाँ बॉन्ड का रिपल्सन है, वहाँ तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, सिर्फ लोन पेयर बॉन्ड पेयर कुछ है ही नहीं, तो क्लाउड है इलेक्ट्रॉन का। तो क्लाउड हो क्या कि इसने दबा दिया और क्या हो गया, θ1 सबसे ज़्यादा,
फिर थीटा 2 इक्वल टू थीटा क्या 3। लेकिन इसी में थोड़ा और बदलाव कर दीजिए, ऐसे कीजिए, यहाँ इथाइल लीजिए, यहाँ मिथाइल लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपको पता है। फिर यहाँ मान लो थीटा, यहाँ भी थीटा और यहाँ भी थीटा, तो क्या हो जाएगा ये थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3। इस बार चीज़ें और बदल जाएंगी, थीटा 1 सबसे ज़्यादा होगा, फिर क्या होगा थीटा 2 जो आपको सबसे ज़्यादा होगा, और सबसे कम कौन होगा थीटा 3। रीजन क्या होगा आपको समझ में आ रहा होगा। देखो ये इथाइल है ये मिथाइल है, सब पहली बात तो ये होगा सबसे ज़्यादा। फिर इथाइल बड़ा ग्रुप है इसलिए इसका रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो बॉन्ड मतलब बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। फिर यहाँ पर क्या हो गया, ये मिथाइल थोड़ा छोटा होता है इसलिए इसका बॉन्ड एंगल भी क्या हो गया, यहाँ पर इसका बॉन्ड एंगल भी छोटा हो गया। ठीक है, तो ये आपका जो क्या हो गया, ये आपको बॉन्ड ऑर्डर के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, समझ रहे बात को। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर शेप ऑफ मॉलिक्यूल की। ठीक है, देखिए शेप ऑफ मॉलिक्यूल में यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले आपको जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता है 2 आएगा, लीनियर आएगा। ठीक है, 2 में तो कोई लोन पेयर एंट्री होगी ही नहीं। अगर लोन पेयर एंट्री होगी ही नहीं तो क्या हो जाएगा फिर, मतलब आपके पास जो होगा हमेशा लीनियर शेप मिलेगा। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तो क्या होगा आपके पास लीनियर शेप मिलेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आ जाएगा तो एक लोन पेयर भी एंट्री कर सकता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आ जाएगा, देखिए 2 में तो फिर ऐसा ही होगा, एक ऐसे एक ऐसे, देखो ऐसे, तो ये तो हमेशा लीनियर ही होगा, बिना बात के तो ये टेढ़ा हो नहीं सकता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आएगा तो ये लीनियर के बदले टेढ़ा भी हो जाएगा, या तो ये इस तरह का हो, और अगर एक लोन पेयर एंट्री करा दें तो ऐसे हो जाएगा। बच्चे लोग यही सब ये पूछ देता है, ये सब ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ये सब पूछता है। इसका शेप क्या हो गया, इसका शेप एंड ज्योमेट्री दोनों इक्वल हो गया, इसका शेप एंड ज्योमेट्री दोनों क्या हो इक्वल हो गया। देखो शेप क्या होता है, ज्योमेट्री क्या होता है, लोग फंस जाते हैं शेप एंड ज्योमेट्री में। देखो ज्योमेट्री बदलती नहीं, ज्योमेट्री तो भाई उसके एंगल के अकॉर्डिंग होती है, भाई उसमें कौन किधर गया वो एंगल हो गया, उसके अकॉर्डिंग ज्योमेट्री कभी नहीं बदलती। ठीक है, एक बार कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 3 है तो हमेशा उसकी ज्योमेट्री ट्रायगोनल ज्योमेट्री ही रहेगी। ठीक है, उसके अलावा कुछ और नहीं होता, ट्रायगोनल प्लेनर ही ज्योमेट्री रहेगी, लेकिन शेप बदल जाएगा। जब ये इस तरह का रहेगा तो ये इसका शेप और ज्योमेट्री इक्वल रहा, ट्रायगोनल प्लेनर। लेकिन जैसे ही ऐसा ला दिया, इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया बेंट शेप। इसको क्या कहा गया, इसको कहा जाएगा बेंट शेप। जैसे कार्बिन का जो शेप होता है CH2, देखो ना जो कार्बिन का जो शेप होता है CH2, हाँ ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा बेंट शेप हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा बेंट शेप हो गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में यही था। हाँ अलग बात है इसमें फिर लोन पेयर बढ़ा देंगे कुछ। ठीक है, जैसे CH2 ले लेंगे तो लोन पेयर बढ़ जाएंगे। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शेप पे पाई बॉन्ड कोई भी असर नहीं डालता है, असर जो होता है शेप पे पाई बॉन्ड नहीं डालता है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 तरह की बातें हो जाएंगी, या तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपको स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, और या तो फिर क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा, है ना। चाहे स्क्वायर प्लेनर ले लीजिए, चाहे क्या ले लीजिए, टेट्राहेड्रल ले लीजिए। स्क्वायर प्लेनर ले लीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा भाई, ऐसे 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 ऐसे। टेट्राहेड्रल ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, हो सकता है ऐसे में पाई बॉन्ड बढ़ाते जाइए आप। जैसे कि आप ले लीजिए यहाँ पर जैसे ये है आपको, तो इसमें आपने जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आपको कैसे बताऊँ मैं, जनरली कंपाउंड में यहाँ तो नहीं होता, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब जाएंगे तब बहुत आसानी से आपको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है नॉर्मल बॉन्डिंग में आपको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बहुत रेयर मिलते, नहीं मिलते। यहाँ पर जनरली आपको टेट्राहेड्रल मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अब टेट्राहेड्रल हो गया, जैसे आपको CH4 हो गया, आपको NH3 होगा तो एक लोन पेयर लग जाएगा। अगर NH3 हो गया लोन पेयर लग गया तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, सोचो। अब इसका शेप कैसा हो जाएगा, तो इसका शेप क्या हो जाएगा आपको, ये शेप हो जाएगा आपको ट्राइगोनल पिरामिडल। क्योंकि स्ट्रक्चर तो देखो, ज्योमेट्री तो इसकी वही है, ज्योमेट्री तो क्या होगा, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, लेकिन जब भी हम शेप देखेंगे तो इसको हटा देंगे तो एक पिरामिड की तरह दिखिएगा, एक टेंट हाउस की तरह दिखिएगा, पिरामिड की तरह। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल या ओनली पिरामिडल। ठीक है, अब एक लोन पेयर और लगा देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, एक लोन पेयर और लगा देंगे। देखिए सर ये सब आसान टॉपिक है, लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा ना, छोड़ के नहीं जा सकते ना, पढ़ाना तो होगा। अब देखो 2 आ गया तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 1 सेकेंड क्या नाम पड़ गया इसका नाम पड़ जाएगा आपको बेंट शेप। क्या नाम पड़ गया इसका नाम पड़ गया बेंट शेप। ये मत पूछना है कि सर 3 लोन पेयर होगा 1 बॉन्ड पेयर होगा, ऐसा नहीं है। 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर होता है, लेकिन उसका शेप जैसा कुछ नहीं है। जैसे HCl है ना, क्लोरीन में हाइड्रोजन लगा हुआ 3 लोन पेयर लगा हुआ, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं है, उसमें शेप ज्योमेट्री की कोई बात नहीं है। या बाकी आप लीनियर बोल दीजिए, आप उसको कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की बात करें। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में जनरली क्या होता है भाई, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देखो ऐसे आता है। अब इसी पे आएगा कौन, आपको इसी पे आ जाएगा बेंट रूल। देखो
ये देखो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। तो कंडीशन 5 में क्या होगा, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे, इसी में आप नीचे की तरफ चले जाओगे तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल के बदले आपको स्क्वायर पिरामिडल मिल जाएगा फिर। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे बच्चे लोग, जैसे ही आप नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको जो शेप मिलेगा वो कैसा मिलता जाएगा। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको शेप जो होगा क्या मिलेगा, फ्लैट शेप मिलेगा नीचे की तरफ। जैसे आप टॉप टू टॉप बॉटम वाले कंपाउंड में जाएंगे तो आपको शेप फ्लैट शेप मिलता जाएगा। और जो फ्लैट शेप होगा उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, फ्लैट होगा। वो कम ही होगा बॉन्ड एंगल 90, देखो ना यहाँ पर बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, यहाँ कम होगा, लेकिन ये क्या होगा, फ्लैट होता जाएगा ऐसे, ठीक है, स्क्वायर शेप में आता जाएगा, ठीक है। खैर, तो कंडीशन 5 में क्या हो गया हमारे पास, ये एग्जाम्पल हो गया। अब इसी में कंडीशन 5 के लिए हम स्पेशल पढ़ते हैं ट्रायगोनल बाइपिरामिडल के लिए बेंट रूल। बेंट रूल हम कहीं अलग के लिए नहीं पढ़ते, बेंट रूल यही काम आता है। अब क्या काम आता है बेंट रूल को, बेंट रूल देख लीजिए कि भाई साहब बेंट रूल क्या कहता है। भाई साहब देखो बेंट रूल क्या कहता है ना, वो भी आप मुझे बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। देखो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ये ए बी 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 नहीं बी सी। देखो ये हमारे पास ए है, बी है, सी है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने इसको ऐसे मिला दिया, ऐसे मिला दिया, ठीक है। ये देखो ये हमने ऐसे मिला दिया। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है बच्चे लोग कि जरा इसको देखो, आप समझना बात को। यहाँ एक बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर एंगल क्या है 90 डिग्री, यहाँ भी एंगल कितना है, नीचे की तरफ भी 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। लेकिन इनमें क्या हो 120 120 120। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जी सर बिल्कुल समझ रहे हैं सर आपकी बात, ठीक है। देखिए जैसे कि ये देखिए, आप ऐसे समझिए बात को, ऐसे देखिए, देखो समझ रहे हो आप, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। तो ये जो पोजीशन है इसको कहा गया एक्सियल, ये जो पोजीशन को क्या कहा गया, इक्वेटोरियल। देखो ये एंगल 90 है, एंगल 90 है। अब अगर बॉन्ड एंगल कम होगा इसका मतलब क्या होगा, बॉन्ड एंगल कम होगा इसका मतलब एस कैरेक्टर कम होगा। भाई मैंने बताया ना कि अगर बॉन्ड एंगल कम हो तो बॉन्ड एंगल कम होने का क्या मतलब होगा कि बॉन्ड एंगल अगर कम है तो इसका मतलब एस कैरेक्टर भी कम है। और अगर एस कैरेक्टर कम है तो इसका मतलब होगा कि वहाँ पर जो एटम आएंगे, ठीक है, एस कैरेक्टर जो आएंगे, मतलब बस बात समझना, किसी में एस कैरेक्टर कम होगा इसका मतलब साइज क्या होगा, छोटा होगा ना। और छोटा होगा तो क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी, एकदम रिलैक्स हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने ये कहा कि सर यहाँ पर जो है सर इसका बॉन्ड एंगल कम है, हम इसका एस कैरेक्टर कम रखेंगे सर, और यहाँ वाले का बॉन्ड एंगल ज़्यादा है सर, इसका एस कैरेक्टर ज़्यादा रखेंगे हमने, ठीक है भाई रख लो। अब अगर इसका एस कैरेक्टर कम हो गया, एस कैरेक्टर कम होने इसका मतलब क्या हो गया कि 1s 2s से ज़्यादा 3s वगैरह नहीं, 3s 4s नहीं है। इसका मतलब एटम जो है छोटा आइटम है, अगर एटम छोटा है इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। लेकिन यहाँ पर देखो बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, बॉन्ड एंगल ज़्यादा है मतलब एस कैरेक्टर ज़्यादा है। अगर एस कैरेक्टर ज़्यादा है इसका मतलब 1s भी होगा, 2s भी होगा, 3s भी होगा, 4s भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो एटम होंगे वो बड़े साइज़ के हो गए, ठीक है। यहाँ जो एटम हो गए क्या हो गए, बड़े साइज़ के हो गए। तो जैसे यहाँ पर एस कैरेक्टर है एटम बड़ा होगा, और बड़े एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, छोटा होता है। जबकि यहाँ छोटे एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बड़ी होती है। यही तो बेंट रूल कहता है, यही तो कहता है बेंट रूल कि आपके पास जो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल जो स्ट्रक्चर हैं, आपके पास जो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर हैं, इनमें आपको करना क्या है कि एक्सियल पे आपको किसको रखना है, तो एक्सियल पे आप रख दोगे किसको, तो एक्सियल पे आप रखोगे किसको, मतलब हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को, क्योंकि उसका एस कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा, है ना। लेकिन आप जो इक्वेटोरियल पे किसको रखोगे, इक्वेटोरियल पे रख दोगे आप बड़े एटम को, ठीक है, जिसका एस कैरेक्टर क्या हो, जिसका एस कैरेक्टर आपको ज़्यादा हो। अब इसी कॉन्सेप्ट में समझिए, अगर हमें प्योर लोन पेयर रखना पड़े तो प्योर लोन पेयर कहाँ रख देंगे, तो प्योर लोन पेयर को हमें कहाँ रखना होगा, प्योर लोन पेयर तो एस कैरेक्टर बढ़ के होता है। और प्योर लोन पेयर इसीलिए कहाँ रखना पड़ता है हमें उस जगह, हमें एक एक्सियल इक्वेटोरियल मत बोलिए, हमें उस जगह पे रखना है जहाँ पर कि बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो, जहाँ पर बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो। और इस टीबीपी के स्ट्रक्चर में बॉन्ड एंगल ज़्यादा कहाँ है, तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा आपको कहाँ पर है, इक्वेटोरियल पे। तो हमारे पास बेंट रूल स्पेशली सिर्फ टीबीपी के लिए ही आता है और बताता है कि हमारे पास एक्सियल पोजीशन पे हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को रखना होगा और लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कहाँ रखना होगा, हमें इक्वेटोरियल पे रखना होगा। इसका मतलब है कि जैसे अगर आपके पास एक एग्जाम्पल आता है PF2Cl3, अगर ये एग्जाम्पल आपके पास आता है तो आप इसको कैसे बनाएंगे, P, गौर से देखो, FCl, ये देखो आप ये बनाओगे, ये सही है आपका बनिस्पत इसके, ये सही नहीं है, PFCl, ये गलत है, ये सही है। अब आप बोलोगे सर इसमें ऐसा क्यों किया आपने, मैंने बोला भाई साहब इसलिए ऐसा किया क्योंकि देखो सबसे पहली बात तो ये इसका साइज छोटा है, साइज छोटा है तो ये बॉन्ड एंगल कम को आसानी से खेप जाएगा, कम बॉन्ड एंगल में भी रिपल्सन कम शो करेगा, ठीक है। लेकिन सोचो कि यहाँ पर क्या हो गया कि ये जो बेचारा क्लोरीन का साइज बड़ा है, उसको इसको रख दिए 90 वाला बॉन्ड एंगल पे,
ये तो पागल हो जाएगा कि भाई साहब मेरा इतना बड़ा साइज है तो 90 वाले बॉन्डिंग रख दिया। ये तो वही वाली बात है कि खली को ले जाकर तुम जो है जो तो मतलब वो जो इकोनॉमिक क्लास होता है एरोप्लेन के उसमें बिठा दो तो बेचारा तो पागल ही हो जाती, तो उसकी टांगी फंस जाएगी। तो वही वाली बात है कि आप जब भी बनाएंगे तो आपको क्या करना होगा कि बड़े एटम को रखना होगा कहाँ पर, इक्वेटोरियल पे, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है या जो छोटे एटम है उसको कहाँ रख दिया, उसको रख दिया एक्सियल पे। ये अगले केस में ही फेल हो जाएगा, ठीक है, ये अगले ही केस में फेल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो ये फेल नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको क्या इसका स्पेशली ट्रायगोनल बाइपिरामिडल के इसका नाम दे दिया गया। जैसे कि हम बात करते हैं आपको जैसे कि हमने बात कर रहे हैं आपको जैसे हम बात करते हैं SF4 की, ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं, जैसे हम बात करते हैं SF4 की, अगर SF4 की बात, SF4 भी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ही होगा, गौर से देखो F F F F और एक लोन पर देखो हमने क्या किया, हमने इक्वेटोरियल पे उसको रखा, हमने इक्वेटोरियल पे उसको रखा जिसमें क्या था, S कैरेक्टर ज़्यादा था, जो रिपल्सन ज़्यादा शो कर सकता, हम उसको यहाँ रख दिए, ठीक है। हमारा क्या कहता है, बेंट रूल कहता है कि भाई साहब आप इक्वेटोरियल पे उसको रखिए जिसका साइज बड़ा, S कैरेक्टर ज़्यादा है, और इक्वेटोरियल एक्सियल पे उसको रखिए जिसका X कैरेक्टर क्या है, कम है। अगर S कैरेक्टर कम होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले को कहाँ रख देंगे हम, एक्सियल पे, और लोअर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहाँ रख देंगे आपको, इक्वेटोरियल पे। लोन पे कहाँ रख देंगे, इक्वेटोरियल पे। ये कहाँ सीखा हमने, तो ये सीखा हमने बेंट रूल से। लेकिन बेंट रूल तुरंत अगले वाले एग्जाम्पल में जाके फेल हो जाता है, देखो अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करेंगे हम, तो भाई साहब इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो सारे एंगल 90 डिग्री, इसमें कुछ लगने के लिए है ही नहीं क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका जो होगा, अगर मान लो SF6 ले लेते हैं, SF6 का FNMR में कितने सिग्नल आएंगे, सिर्फ एक सिग्नल आएंगे। लेकिन अभी जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा इसमें F, अगर मान लो ये वाला एग्जाम्पल होगा, ये वाला, ये इसमें आपको F सिग्नल कितने आएंगे, इसमें F सिग्नल जो होंगे, FNMR सिग्नल एक ही आएंगे, ऑब्वियसली बात, एक ही टाइप का F है, ठीक है ना। देखो इसमें कितने F सिग्नल आएंगे, FNMR सिग्नल कितने आएंगे, इसमें 2 आएंगे, क्यों भाई, एक एक्सियल वाला और एक इक्वेटोरियल वाला, ठीक है। इसी में एक और 2 एग्जाम्पल और हमें देखना है, कौन सा क्या देखना है भाई, इसमें हमें देखना फ्लक्सोनियल बिहेवियर वाला। देखो हम देखते हैं PF5, गौर से देखो हम क्या करते हैं, PF5 देखते हैं। भाई साहब PF5 में फ्लोरीन बहुत छोटा होता है, आराम से एक्सचेंज होता रहता है, इसलिए अगर टेम्परेचर को हाई रखा जाए तो ये फ्लक्सोनियल बिहेवियर शो करता है। रूम टेम्परेचर पे इसका सिर्फ NMR सिग्नल, FNMR सिर्फ एक सिग्नल देता है, ये सिर्फ एक सिग्नल देता है। पता है क्यों, क्योंकि जब टेम्परेचर हाई होगा तो ये सारे फ्लोरीन घूमते रहते हैं, तुम मेरे पास, ये ना म्यूजिकल चेयर खेलते रहते हैं ये सारे फ्लोरीन, इसलिए किसी फ्लोरीन को पर्सनली डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए जो FNMR होंगे वो कितना आएगा, वो सिर्फ एक FNMR सिग्नल आएगा, कितना आएगा, सिर्फ एक FNMR सिग्नल आएगा। लेकिन अगर हम इसका टेम्परेचर कम कर देते हैं, माइनस ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ठंडा कर देते हैं, इसको रूम टेम्परेचर से बहुत नीचे ले आते हैं, तो अब ये क्या, अब ये रुक जाएगा। अब जो ये भागम भाग कर रहा था ये सब, ये इसके पास, ये भागम भाग रुक जाएगा। याद रखो PF5 में अगर टेम्परेचर आप कम कर देते इसकी भागम भाग रुक जाएगी, और अगर भागम भाग रुकेगी इसका फ्लक्सोनियल बिहेवियर खत्म हो जाएगा। फ्लक्सोनियल बिहेवियर क्या है बच्चे लोग, फ्लक्सोनियल बिहेवियर का मतलब है कि सब एक दूसरे की जगह एक्सचेंज करते रहते हैं। क्या एक्सियल क्या इक्वेटोरियल घूमते रहते हैं, जब घूमते रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात आप उनको डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, और फिर FNMR सिग्नल एक आएगा। लेकिन रूम टेम्परेचर से अगर कम टेम्परेचर करते हैं, -0 इन सब पे आपसे पूछे, तो फिर आपको पास PF5 का आपको 2 NMR सिग्नल आएगा। क्योंकि अब जो है अगर आपको टेम्परेचर घटा देते हैं तो घटे हुए टेम्परेचर पे जो फ्लोरीन होंगे वो कबड्डी नहीं खेल पाएंगे, वो शांति से बैठे रहेंगे, हाँ भैया जो मेरी किस्मत है वहीं रहेंगे हम। तो ये सारे कांस्टेंट रहेंगे, तो इन तीनों के लिए एक सिग्नल आएगा और इन दोनों के लिए एक सिग्नल आएगा, तो सिग्नल कितने आएंगे, 2 सिग्नल आ जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, इस तरह से सिग्नल आपको देखो, ठीक है ना। अभी सिग्नल पे नहीं जा रहा हूँ मैं, अभी सिग्नल पे कौन जा रहा है। तो इस तरह से आपने ये देखा। अच्छा, जो PCl5 है उसमें कोई फ्लक्सोनियल बिहेवियर नहीं होता है। PCl5 को चाहे आप रूम टेम्परेचर पर रखिए, चाहे रूम टेम्परेचर ठंडा करके रखिए, उसके सिग्नल क्लोरीन सिग्नल 2 ही आएंगे, ठीक है। उसमें आपको जो है आपको फ्लक्सोनियल बिहेवियर काम नहीं करता है, क्योंकि क्लोरीन का साइज क्या होता है, भारी होता है, क्लोरीन हैवी होता है, इसलिए उसमें फ्लक्सोनियल बिहेवियर नहीं होता है। चलिए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में जानने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या जाने बताइए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कुछ बताने के लिए है नहीं, क्योंकि सब तो एक जैसे तमराज के लिए अंधेरा कायम रहे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो क्या हो गया, हाँ उसमें स्ट्रक्चर जरूर जान सकते हैं आप, उसमें स्ट्रक्चर आप जान सकते हैं। देखो ये है तो क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल, एक लोन पेयर घटा दो, एक लोन पेयर क्या कर दो, घटा दो, तो घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, ठीक है। और घटा दो तो क्या हो जाएगा आपको,
स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। ठीक है, इसको लेके मैंने आपको पिछले क्लास में गौर से देखिएगा बताया है मैंने। सुबह हुई चलो निधि अर्चना हाई स्कूल, दोबारा नहीं बताऊंगा यहाँ में, आप जाके देखिए सुपर क्लोजो, हाइपर क्लोजो, क्लोजो नीडो अड़कनो, ठीक है, सुपर क्लोजो, ये सब मैंने पढ़ा है, आप एक बार देखो तो पिछले वाली क्लास को, ये पूरा मैंने इसका डिटेल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं पढ़ा चुका हूँ और उससे एक सवाल हमेशा पूछता है, आप उसको देखे बिना बिल्कुल छोड़ना मत, उसको देख लेना जरूर। चलो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 7 पे आ जाओ। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 7 पे आ जाओ, देखो अब यहाँ बेंड टूल नहीं काम करेगा, क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर अब स्ट्रक्चर बदल गया, अब उल्टा हो गया। क्या उल्टा हो गया भाई? तो उल्टा ये हो गया कि इसी का बॉन्ड एंगल अब जो होगा, यही बॉन्ड एंगल आपको क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, यही घट जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। और इसी का बॉन्ड एंगल क्या हो गया, घट के 72 हो गया, यानी कि इक्वेटोरियल पे ही बॉन्ड एंगल कम हो गया और एक्सियल पे बॉन्ड एंगल क्या हो गया, बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो गया। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो, यहाँ बॉन्ड एंगल यहाँ कम हो गया, तो अगर यहाँ बॉन्ड एंगल कम है, कम बॉन्ड एंगल वाले का मतलब क्या हो गया, एस कैरेक्टर कम, और एस कैरेक्टर कम मतलब क्या हो गया, हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव, इसका मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिव वाले को यहाँ इक्वेटोरियल पे रखना है। जो हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वो कहाँ चला जाएगा, इक्वेटोरियल पे, जबकि जो लोअर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वो कहाँ चला जाएगा, एक्सियल पे। बोलिए, समझ रहे बात को? नहीं समझे? भाई मेरे बात समझो, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अगर, जैसे कि अभी तक क्या देखा हमने कि जब लोन पेयर एंगल ज़्यादा था, यहाँ देखो अब एंगल यहाँ ज़्यादा है, अगर एंगल ज़्यादा तो एस कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, और एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा। भाई साहब एक बात तो पहले हमेशा याद रखना कि इस टाइप के एग्जाम्पल में एस इन्वॉल्व होता है, पी एक्स इन्वॉल्व होता है, पी वाई इन्वॉल्व होता है, लेकिन ये वाले ऊपर वाले में एक्सियल पे कौन इन्वॉल्व होता है, डी एक्स वाई एक्स जेड होता है। ठीक है, ये आपको डी जेड स्क्वायर इन्वॉल्व हो जाता है, ये इन्वॉल्व होता है यहाँ पर डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी जेड स्क्वायर, ये सब जो जेड वाले एग्जाम्पल होते हैं वो हमारे एक्सियल पे इन्वॉल्व होते हैं। जबकि जो हमारे पास ये सब है पी एक्स पी वाई वगैरह जो हो गया, या डी एक्स वाई डी एक्स जेड, मतलब जिसमें कि जेड का अमाउंट जितना कम होगा वो कहाँ हो जाएगा, वो हमारे पास नीचे यूज हो जाएगा, जबकि ऊपर में कौन आपको होगा, डी जिसमें जेड लगा हुआ हो। आप हमेशा इसको, इस बात को याद रखना। चलो तो खैर हमने क्या बोला कि भाई साहब ये देखो, ये हमारा क्या हो गया, आपको पेंटागोनल बाई पिरामिडल, क्या नाम है इसका, इसका नाम हो जाएगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा। अच्छा, एक तो आपने पढ़ा होगा टी शेप, देखो CLF3, ये देखो CLF3, वो टीवी पे ही में पढ़ना था, TVP में CLF3। एक आपने पढ़ा होगा SF4, जिगजैग स्ट्रक्चर था SF4 का, याद करो SF4 क्या था, जिगजैग स्ट्रक्चर था लोन पेयर के साथ। ठीक है, सीसॉ क्या कहा गया, इसको सीसॉ कहा गया था। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट था। कोऑर्डिनेशन नंबर 7 में क्या था, अब यहाँ पर कंडीशन बदल गई। कोऑर्डिनेशन नंबर 7 में क्या हो गया, कंडीशन बदल गई। जहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हमने क्या किया था, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हमने क्या किया था कि हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव कहाँ रखा था हमने, एक्सियल पे, लोअर को कहाँ रखा था, इक्वेटोरियल पे, लोन पेयर को कहाँ रखा था, इक्वेटोरियल पे। अब यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 7 में बात पलट जाएगी। अब हमें अगर लोन पेयर वाले को रखना होगा, जैसे कि हम बात करते हैं, मान लीजिए सपोज करो कि IF7 को रखना है हमें, ठीक है, IF7, तो IF7 तो फिर लोन पेयर है ही नहीं। ठीक है, सारा का सारा आई है, सारा सातों फ्लोर में फैल जाएगा, इससे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमें प्रॉब्लम इससे XC F7, मतलब ऐसा कोई लेते हैं, हाँ जैसे कि हाँ XC F6 ले लो, सपोज करो XC F6। अब क्या हो गया, गौर से देखो, ये रहा XC F F F F, ठीक है, F F और एक लोन पेयर यहाँ देखो। हम चाहते थे इस लोन पेयर को इक्वेटोरियल पे भी रख सकते थे, लेकिन नहीं रखा हमने। इस लोन पेयर को कहाँ रखा भाई हमने, इस लोन पेयर को हमने रखा कहाँ, एक्सियल पे। देखो हमने इस लोन पेयर को कहाँ रखा, इस लोन पेयर को हमने रख दिया एक्सियल पे। क्यों, क्योंकि अब कहानी बदल चुकी है। ठीक है, बेंट रूल के अकॉर्डिंग कहानी बदल चुकी है। अब जो होगा, बेंट रूल तो क्लियर बोला था कि भाई हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव कहाँ रख दो, आप उसको एक्सियल पे रख दो, लोअर को इक्वेटोरियल पे रख दो। लेकिन अब चूँकि कहानी बदल चुकी, कंसेप्ट वही है। बेंट रूल का दायरा छोटा था, बहुत छोटा दायरा था, सिर्फ TVP के लिए काम करता। अगर बेंट रूल ने ये कहा होता, अगर बेंट रूल ने ये कहा होता कि नहीं भाई जो है हमेशा आप हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव को वहाँ रखना, ठीक है, जहाँ पर कि क्या हो जाए, बॉन्ड एंगल कम हो, और लोअर इलेक्ट्रोनिगेटिव को वहाँ रखना जहाँ बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो, लोन पेयर को वहाँ रखना जहाँ बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो, तो फिर बेंट रूल सबके लिए काम करता। लेकिन बेंट रूल का दायरा बहुत छोटा था। बेंट रूल ने बहुत क्लियर बोला कि नहीं भाई हम सिर्फ TVP की बात कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर कि एक्सियल पे आपको हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा और इक्वेटोरियल पे लोअर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। तो हमारे पास कहने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 7 था, आप घटाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, ये सब चीज़ आप लोग जूनियर क्लास में अपने लोगों ने पढ़ रखा है। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आएगा,
ठीक है। कोऑर्डिनेट नंबर 8 में क्या हो जाएगा आपको ऑक्टाहेड, आपको क्यूबिक, आपको कोऑर्डिनेट नंबर 8 में क्या हो जाएगा sp3d3, ठीक है, sp3d4 आ जाएगा। ये सब मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, लास्ट वाले लेक्चर देखिए ना, sp3d4 वगैरह सब मैंने आपको कोऑर्डिनेट नंबर 12 तक आपको मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल भी हम लोग का खत्म हो गया, बेंट रूल भी खत्म हो गया, वेस्पर थ्योरी खत्म। अगले क्लास में हम फटाक से स्टार्ट करेंगे रेजोनेंस, और रेजोनेंस को पूरा बिल्कुल परत खोल देंगे। मेन हमारा काम है क्वेश्चन करना, हमारा मेन पर्पस है क्या है, क्वेश्चन करना। जो अच्छे क्वेश्चन होंगे वो हम लोग लगाएंगे, ठीक है, उस पर क्वेश्चन करेंगे और फिर इसमें जो भी डाउट होंगे वो क्लियर करेंगे, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।